दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरल भारत न्यूज पे। आज आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज की एक और सामाजिक वार्ता, समाज सेवी वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज इस हमारे स्पेशल सेशन में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मध्य प्रदेश रतलाम के माननीय समाज सेवी जी श्री गोविंद जी काकानी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आप मेरे लिए समय निकाल रहे हैं। शिवोन जी, हम अपने कार्यक्रम को शुरुआत देते हैं एक नई पहल के साथ। जी जी सर, आपके लिए सबसे पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी सर। दिल से मान लिया है, जीवन का मकसद ठान लिया है, समाज सेवा ही धर्म है, यही हमने मन से मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, गोविंद जी काकानी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ये समाज सेवी तो है ही, वो भी निश्चल भाव से समाज सेवी कर रहे हैं। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो भी राजनीतिक है। उसके अलावा समाज सेवा यही इनका असली धर्म है। कौन सी फील्ड नहीं है जहां इन्होंने समाज सेवा नहीं की हो, चाहे गरीबों की मदद करनी हो, रक्तदान, देह दान, अंग दान में सेवा देनी हो, लाचार मानसिक विकलांग लोगों की मदद करनी हो, उनका उपचार करना हो, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, गोविंद जी काकानी की समाज सेवा है वो एक बहुत बड़े स्तर पे है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी मकसद से आज का ये स्पेशल सेशन हो रहा है दोस्तों, ताकि हम हमारे रियल हीरोज को, जिन्होंने हमारे देश में बड़े बड़े योगदान दिए हैं, उनको पहचान सके। इसी के साथ मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा गोविंद जी काकानी के लिए कि सर, आप अपने बारे में दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। 4 लाइनों से मैं शुरुआत करता हूं अपनी बातों को। मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय गरीब और नारी की रक्षा करना है। गाय गरीब और नारी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों में भगवान का समावेश है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो मानवता की जीवन ज्योत जलाना है, गाय गरीब नारी की रक्षा करना है। अगली 2 लाइनों में, भ्रष्टाचारी पापी पाखंडी राजनीति के इस शोर शराबे में, भ्रष्टाचारी पापी पाखंडी राजनीति के इस शोर शराबे में घर घर मानवता का अलख जगाना है, घर घर मानवता का अलख जगाना है। उसी उद्देश्य को लेकर अपना जीवन अब पूरा समाज के लिए समर्पित किया है। और कोई भी क्षेत्र दिन भर में जिनको कुछ जरूरत है वो सहर्ष फोन करके मोबाइल से संपर्क करते हैं और उनका काम करने में एक अलग आनंद आता है। और उसी आनंद को लेकर आज की इस वार्ता में आपके सामने हूं। हम सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपना समय कुछ समाज के लिए, घर के लिए तो हर कोई देता है, पर समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। जीवन जीने का मकसद होना चाहिए। ऐसा भी जीवन क्या, वो तो पशु भी जीते हैं। तो देश और समाज के लिए जिस दिन जीना सीख जाएंगे, उसका कुछ आनंद ही और मजा कुछ आएगा। मैं आज का इस एपिसोड के माध्यम से दर्शकों से निवेदन है कि आज का ये जो 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितने भी समय आप मुझसे लेना चाहेंगे, इससे कुछ मुझे मिले, ऐसा मैं चाहूंगा। जैसा मैं रक्तदान के अंदर करता हूं, मोटिवेशन के लिए जाता हूं, तो मैं मोटिवेट करने के बाद यही पूछता हूं कि कितने लोग रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। तो आज के इस एपिसोड में अपन करेंगे, उसी चीज को लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मैं लेने को तैयार हूं। जी जी सर, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सर, और जो पंक्तियां आपने बोली वो काफी आप पे सूट भी करती हैं। साथ ही हमारे साथ सर लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। विशाल यादव जी आपका स्वागत कर रहे हैं, अखंड भारत जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही अमीर कुमार जी जो कि रतलाम से ही हैं। रतलाम में आप अपने दर्शकों में मामा जी के नाम से चर्चित हैं, तो वहीं आपका स्वागत कर रहे हैं। मामा जी नमस्कार। सभी भांजों को और भांजियों को मेरा प्रणाम। पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, आपने पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, कई संघ से आप जुड़े हुए हैं और कई राजनीतिक स्तर पर आपका दबदबा है। वहीं दूसरी ओर आप समाज सेवा लगातार कर रहे हैं, वो भी अलग अलग फील्ड में। कोरोना के टाइम भी आप समाज सेवा में लगातार लगे रहे। आप प्रोफेशनल चीज और ये अपना जो आपने एक मोटिव लिया है, मकसद, उसको दोनों को कैसे हैंडल करते हैं एक साथ?
शिमोन जी, जिंदगी की जीने की एक पूरी एक बना ली थी हमने कि इतने साल हमको ये करना है, और उसके बाद अब मेरा एक बेटा है सौरभ काकानी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने परिवार के साथ जी अलस्टॉम कंपनी में, जो मेट्रो है, मोदी जी की जो मैन जो मेट्रो है, उसके अंदर सेवा दे रहा है। बिटिया मेरी सुरभि काकानी, उसकी भी शादी हो चुकी है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो बच्चे भी इंजीनियर्स हैं। हमारी फैमिली ऐसी है, जो हम 5 भाई है, सुन के आपको मजा आएगा। पांचों के नाम भी कृष्ण पे है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस परिवार में जन्म लिया है जहां उमा जी, सत्यमित्रानंद जी, अवधेशानंद जी, सभी संतों का सानिध्य भी मिला। तो उनके कारण जो भाइयों के नाम भी उसी रखा है, केशव, माधव, दीन दयाल, भज गोविंदा, भज गोपाल। ये हम पांचों भाई है, 4 बहन है, कांता, शांता, मंगला, मंजू, ऐसा बड़ा परिवार। और उस समय में जब फैमिली प्लानिंग था, तो हमारी प्लांट फैमिली थी। घर में इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एलएलबी एडवोकेट है, हमारे घर में सब है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सभी को शिक्षा दी पिताजी ने, वो संस्कार हमारे परिवार को आए। और पिताजी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री थे, संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे, अनेक संगठनों में उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद में काम किया। तो उनसे हम सबको भाइयों को प्रेरणा मिली, और हमारे सभी भाई और मैं भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शिक्षा करने के बाद जी मेरी बेसिक शिक्षा, मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जावरा से टॉप किया था। उसके बाद में 1 साल इंदौर में सेंट इंडिया मोटर्स में ऑटोमोबाइल में गया, पर मजा नहीं आया, क्योंकि हाथ से काम करने की एक ललक थी। तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं जबलपुर चला गया। वहां से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद में पूना रहा। 6 साल पूना में रेसिंग बाइक्स बनाना, अन्य सभी चीजों का कहा। और वहीं में संघ के संघ कार्यालय में रहते हुए झोपड़पट्टी, रक्तदान, ऐसे सेवा कार्यों से जुड़ गया। मुझे याद है 15 अगस्त का यही समय था, और पूरा वहां जो जैसे इंदौर में 3 नदियां बहती है ना, मतलब नाले बहते हैं, नदियां जी बोलो जी उसको जो भी बोलो, क्योंकि नदियों को तो नाले का स्वरूप कर दिया। तो उस कारण पूरे शहर के अंदर बाढ़ जैसा आ गया, लोग घरों से बेघर हो गए। तो उस समय में उन सबको स्कूलों में ठहराना, और रात रात भर उनके लिए भोजन अन्य व्यवस्था करना, वहां से मेरी सेवा कार्यों की शुरुआत हुई। रक्तदान भी वहीं से हुआ। गर्भवती जी महिला को जरूरत थी, रात्रि में मेरे कार्यालय में आया कि गोविंद भैया आपका एबी पॉजिटिव है, तो ऐसा ऐसा है। मैं कहा चलो अभी देते हैं। तो रक्तदान की शुरुआत भी 1980 से हुई, और सभी की दुआओं से, क्योंकि स्वस्थ रहना आज के इस जमाने में बहुत मुश्किल काम है। पल पल पे कहीं मच्छर जी आसपास घूम रहे हैं, कहीं कुछ घूम रहा है, न जाने कितनी बीमारियां। और आप अस्पताल में जाते हो तो इन्फेक्टेड होने का तो डर बना ही रहता है। लेकिन लोगों की जी दुआओं से, और आज भी स्वस्थ जीवन रहते हुए 94 टाइम्स जो रक्तदान किया है, वह उनकी दुआओं में असर है। उनकी दुआओं के कारण ये जी पुनीत कार्य। मैं धन्यवाद कि जिनने मुझे रक्तदान करने के लिए अवसर प्रदान किया, मुझे वो जो एफडी बेरी जो ऊपर के लिए बन रही है, वो देने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। तो सेवा का वो सफर चल रहा है, और रक्तदान का क्षेत्र है। आपको एक मैं बीमारी के बारे में बताता हूँ। थैलेसीमिया नाम जी की एक जो घातक बीमारी है, हमारे देश में बहुत तेजी से जी पनप रही है। उसका कारण भी है कि अशिक्षा भी रहती है। हमारे परिवार में जो शादियां कुछ समाजों में करते हैं, और उससे वो आनुवांशिक बीमारियां जो है वो उस परिवार में तेजी से आती है। अब उस बीमारी में, जी थैलेसीमिया में, यह है कि उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में रक्त नहीं बनता। और रक्त नहीं बनने जी के कारण उसको कभी 2 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर 15 दिन में, फिर 7 दिन में, ऐसे उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद कोई काम का नहीं, ठीक उसी प्रकार इनकी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। रक्त चढ़ते नहीं, वो सूर्यमुखी के फूल के जैसे दिखते हैं बच्चे, पर जैसे ही रक्त की कमी जी धीरे धीरे खत्म होती है, और वो मुरझा जाते हैं। और यदि उनको, हम जैसे जी लोग यदि रक्त नहीं दे, तो उनका जीवन नहीं बचता। आप आशा लगाओ उस छोटे से बच्चे को, जो 6 महीने का है, 7 महीने का है, जिसने अभी कुछ देखा नहीं है, ऐसे को यदि रक्त नहीं मिले, तो दुर्भाग्य हम जैसे नौजवानों का, हमारी टीम का। तो भारत में ऐसे थैलेसीमिया के बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जिनको रक्त की कमी है। तो हमने बीड़ा उठा रखा है, और यहाँ पर हमारी मानव सेवा समिति एक संस्था है, ब्लड बैंक है, उसके माध्यम से हम पूरे जिले ही नहीं, आसपास के 8 जिले हैं, और 2 प्रदेश है, रतलाम से लगा हुआ राजस्थान भी और गुजरात भी है, तो उनको भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ हम लोग देते हैं। अभी वर्तमान में डेंगू का बहुत प्रकोप चल रहा है, और डेंगू के प्रकोप के कारण तत्काल ब्लड लेना पड़ता है, सेम जी ग्रुप का लेना पड़ता है, और उसमें से प्लेटलेट बनाना पड़ते हैं। तो प्लेटलेट बनाने में 4 घंटे लगते हैं।
तो अभी तो रात रात भर हमारे पूरी टीम की उसी में जा रही है, पूरा टीम वर्क है, हम लोग सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। वही सेवा है जिसमें आपको आगे होकर ये नहीं बताना पड़े कि हम समाज सेवी हैं। आपका चर्चा अपने आप ही बोल देता है, क्योंकि आप निश्चल भाव से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। जहां तक आपने रक्तदान दान की बात की, उसके अलावा भी आप नेत्रदान और अंगदान योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं, और इससे आपका दर्शकों को बताएं कि ये नेत्रदान और अंगदान है और देहदान है, तीनों जीवन दान बोला है आपने, तो उसके लिए आप लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में बताएं। नेत्रदान की शुरुआत रतलाम में, चूंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पुणे पढ़ने के लिए गया था और मेरा टेक्निकल काम भी था, सीखना भी था, तो ऑटोमोबाइल के मैं शौक के साथ साथ में सेवा के क्षेत्र में जुड़ा, तो वहां जन कल्याण रक्त पेढ़ी भी है और आई बैंक भी है, तो वहां आई डोनेशन का भी काम है। तो आई जिनको लगती थी उनको पहले हॉस्पिटल में रख लेते और डोनेशन होकर आती थी, एक आई दो पेशेंट रखते थे, दोनों को लग जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये भी एक कोई काम है। वहीं से हमने परिवार के अंदर सभी ने सोच लिया, आके जब बात करी कि इतना अच्छा काम पुणे में होता है तो क्यों ना हम रतलाम में करें। और चूंकि मेरे घर में मेरे जो जिया जी, मेरी जो सेकंड नंबर की सिस्टर है डॉक्टर शांता काबरा, और उनके जो श्रीमान जी है, मेरे जिया जी है, वो आई स्पेशलिस्ट है और रतलाम के सिविल सर्जन भी थे, तो उनके साथ रहकर अनेक हमने नेत्रदान करवाए, और करवाए नहीं, परिवार वालों ने भी दिए। मेरा सौभाग्य है कि दुख की घड़ी में भी पिताजी के नेत्रदान हमारे जिया जी ने लिए, मेरी माताजी के नेत्रदान हमारे जिया जी ने लिए, वो उसके बाद मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके नेत्रदान करें, परिवार में 4 नेत्रदान हुए हमारे। तो केवल बोलना ही नहीं, करके भी दिखाना। तो हमारे जो जिया जी थे उनकी भी डेथ अभी पिछले 2 साल पहले हुई, तो उनके भी नेत्रदान करके इंदौर गीता मंदिर भेजे, और आने वाले समय में मैं आपको देता हूं, साल भर के अंदर नेत्रदान का यह कार्यक्रम हम रतलाम में भी शुरू करेंगे। रतलाम में चूंकि मेडिकल कॉलेज आ चुका है और नेत्र ट्रांसप्लांट का जो है वो हम रतलाम में भी शुरू करेंगे। अब एक नेत्र से 5-5 को कॉर्निया है, उसकी लेयर है, अलग अलग 5 लोगों को फायदा हो सकता है। तो अब लोग बोलते हैं कि जो मन में भ्रांतियां है कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में की घटना याद आती है। मेरी जो बुआ जी है, जब पिताजी की डेथ हुई तो वो तो नेत्रदान के लिए करने को तैयार, गोदी में ही तो गोदी में ही तो के उनको कमरे में ले जाके बंद किया, और पिताजी के नेत्रदान मेरे जिया जी ने लिए और करके गीता मंदिर इंदौर भेजे, और उसका वहां से आया थैंक्स फॉर सेंडिंग सक्सेसेस वॉइस। तो मतलब उसको 6 घंटे के अंदर वापस आपको जहां ट्रांसप्लांट के लिए भेजना, वहां भेजना पड़ता है, उसका समय सीमा रहती है, तो तत्काल उसको अंदर मीडिया में रख के और उसको पर्टिकुलर जगह जहां ट्रांसप्लांट होता है वहां भेजना पड़ता है। तो हम कोशिश में, चूंकि मेडिकल कॉलेज रतलाम आ गया है, तो अब रतलाम में भी जो अंधत्व की उनकी पूरी लिस्टिंग कर लेंगे, लिस्टिंग करके एक एक करके, मतलब 2 को बुला के, और वही जो प्रोसीजर वहां पुणे में था वो रतलाम के और आसपास के जिलों को लोगों को भी मिल जाएगी वो सुविधा, वो हम करेंगे। ये हुआ नेत्रदान का। अब ये भ्रांति निकाल दो कि नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में अंधे होंगे। मेरा तो उल्टा कहना है, यदि आपने नेत्रदान किया तो अगली बार आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको अच्छी आंख लगा के भेजेगा, चिंता मत करो। तो नेत्रदान के लिए तो आप ये मान के चलो कि नेत्रदान करने से, क्योंकि मरने के बाद आप आंख में ले जाके जला दोगे, कोई मतलब नहीं। मैं तो उससे आगे बढ़ के बोलने की बोल रहा हूं, नेत्रदान के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो शरीर की है, वो जो आफ्टर डेथ काम में आती है, वो हम दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज को देहदान का भी जो हमारा प्रकल्प है वो भी चल रहा है। देहदान से हम लोग कॉलेज के जो विद्यार्थी वो सीखेंगे काय पे, उनको सीखने के लिए डेड बॉडीज तो चाहिए। उसने पिक्चर देखी मुन्ना भाई, याद है मुन्ना भाई की पिक्चर? तो उनको कॉलेज के स्टूडेंट को सीखने के लिए बॉडीज, अब एक बॉडी पे समझो इतने सारे स्टूडेंट सीखेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? तो वही स्थिति बाकी मेडिकल कॉलेज में है, पर रतलाम मेडिकल कॉलेज हमारे कारण, हमारी संस्थाओं के कारण और रतलाम के समाज सेवियों के कारण इतनी सरप्लस देह हो गई कि उनको बाहर के मेडिकल कॉलेज को दिया रतलाम से। रतलाम की लोगों की टीम के लिए मैं जोरदार ताली के साथ उनको कहता हूं, उनके कारण रतलाम की जो देह दी वो अन्य मेडिकल कॉलेज को सीखने को मिली। एक और चीज जी, अभी मेडिकल कॉलेज के डीन से मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला कि हाँ काका जी ये अच्छा है। देहदान के बाद भी उन्होंने सीख लिया, अब वो देह ऐसी पड़ी रही, तो हमारी बात हुई कि उसके बाद भी आप दे दो, उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे।
बोले काकानी जी कैसे करेंगे, तो वो तो ऐसे बिल्कुल हड्डी का ना। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हमको कोई डर नहीं लगता, हम उसका भी अंतिम संस्कार करेंगे। और उनकी अस्थियों को भी जैसे लावारिस की हम करते हैं, रतलाम जिले में कहीं भी डेड बॉडी से कोई मिलती है और लावारिस रहती है, तो ये सौभाग्य मिलता है परम पिता परमेश्वर और मेरे गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी और अवधेशानंद जी के कारण मुझे वो सौभाग्य मिला, वो काम करने की प्रेरणा मिली। और वो अंतिम संस्कार में 1980 के बाद से जैसे ही रतलाम में आया था, 1986 में मेरे को याद है, रतलाम में ठेला गाड़ी पे डेड बॉडी लेके और घूमते थे, वो पैसा इकट्ठा करके शमशान में जाके बॉडी फेंक देते थे, दारू पी के मस्त हो जाते थे। वो दृश्य भी हमने देखा है। तो एक दिन मन में आया कि क्यों ना इसको बंद करें, अपन खुद ही करें। क्योंकि उसने दुकानदार के सामने, मैं जिस ऑटो पार्ट्स की दुकान पे पार्ट्स लेने गया था, तो उसने वो उसके दुकान के सामने बॉडी अड़ गया, बोले पैसे दो, और दारू में पूरा मस्त हो रहा था। तो मन को लगा कि यार ये तो गलत बात है, ऐसे ही लाशों को लेके घूमना ये तो मानवता के लिए बहुत धब्बा है। तो मैंने अस्पताल पुलिस चौकी जाके बोल दिया कि आज के बाद कोई भी यदि ऐसी लावारिस या ऐसी बॉडी है, आप मुझे फोन कर दो आके। तो तब से ये क्रम चल रहा है, अब तक 500 से ज्यादा, और भी संख्या मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि गिनना कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों का। और उससे अनेक उनके डेड बॉडीज को अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ भक्तन की बावड़ी रतलाम का एक क्षेत्र, वहां पे हम लोग करते हैं, तो उनकी अस्थियां भी रखते हैं। और अनेक बार ऐसा भी हुआ कि दूर दूर से अकोला का आ गया, वो भी अंतिम संस्कार करता था, उसका भाई यहाँ निकला और डेथ हो गई, और लावारिस में उसका अंतिम संस्कार हो गया। पर बाद में ढूंढते ढूंढते आया तो उन्होंने बताया, ऐसे अनेक प्रसंग है। तो उनकी अस्थियों को हम संभाल के भक्तन की बावड़ी में रखते हैं, तारीख के हिसाब से लिख के रखते हैं। तो मालूम पड़ा कि अरे मेरे परिवार के ऐसा ऐसा हो गया, तो उनके अंतिम अस्थियां संभाल के रखी, जब उनको देते हैं तो बड़ा ही भावुक दृश्य होता है। तो उनको अस्थियां भी सौंप देते हैं, आगे का काम भी हो जाता है। तो ऐसा ये पुनीत कार्य हो जाता है। अब जब अभी मैं 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के बीच में हरिद्वार जाऊंगा, तो जो साल भर में अस्थियां बच गई, जो परिचित ले गए ठीक है, नहीं ले गए तो उन अस्थियों को लेकर गंगा में विसर्जित किया जाता है। गुरुदेव मेरे वहीं है, भारत माता मंदिर का आश्रम है, वहां पे आश्रम के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से गंगा किनारे बैठ के बड़े शांति से 2 घंटे तक पूरा अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद रतलाम आकर जो श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें हम तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। तर्पण का कार्यक्रम भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो 4-5 पंडित मिलकर भोलेनाथ के मंदिर में बैठते हैं और वो तर्पण का कार्य करते हैं, तब उस देह को मुक्ति मिलती है। तो मैंने मेडिकल कॉलेज वालों को भी बोला कि मैंने मेडिकल कॉलेज में आपको बॉडी दी है, उसको मुक्ति एकदम नहीं मिलेगी, आपने अच्छा काम किया है, पर मुझे वो बॉडी के अस्थियों को आप दे दो, मैं उसको पूरा विधि विधान से फिर अंतिम संस्कार भी कर दूंगा। और उनकी जो बची हुई है, जो फूल है, अस्थि भी नहीं बोलूंगा मैं, फूल बोलूंगा, उसको फूल बोलते हैं, तो वो फूलों को ले जाकर गंगा में विसर्जित करूंगा और उनका भी वो विधि विधान से करेंगे। तो ये एक पूरा क्रम बना हुआ है और मुक्ति का। और इसमें अनेक लोग हमको सहायता देते हैं। शुरू में मैं पहले अपने परिवार की ओर से ही करता था, तो कई लोगों ने बोला यार काका नहीं, अकेले अकेले आप ही पुण्य कमाए जा रहे हो, हमको भी तो दो। तो फिर आगे से हमने ये सोचा कि ठीक है, आपको भी करना है तो आपके निमित्त हम, तो वो अपने पूर्वजों के निमित्त बोले मेरी ओर से एक अंतिम संस्कार करना है। तो ये क्रम अब चल पड़ा है, लोग एडवांस से पहले से बोल देते हैं। एक समय था मैंने नगर निगम से शुरू किया था, पर अब नगर निगम का सबको मालूम है कि क्या स्थिति रहती है, तो वो मैंने बंद किया कि नहीं, आपके बस की चीज नहीं है, ये तो मैं मेरे फाउंडेशन से ही करूंगा। तो काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन बनाया, उसके माध्यम से ये करा। पर अब इस फाउंडेशन में अनेक लोग समाज से भी जुड़ गए। मैंने जैसा आपको बताया, आज के इस माध्यम से भी अनेक लोग वापस संपर्क कर सकते हैं, काका जी एक अंतिम संस्कार मेरे को भी करना है, मेरी ओर से भी आपको करना है। तो आज का एक संदेश है, रतलाम के दर्शक तो मैं उनके लिए तैयार हूं, लेकिन अन्य जगह के लोग भी इससे प्रेरणा लेकर, जो लावारिस है, लावारिस नहीं कहना चाहिए, अपने इस देश में, भारतवर्ष में लावारिस शब्द बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। दानवीर कर्ण का देश है, दधीची का देश है, तो वहां लावारिस शब्द तो मैं पसंद ही नहीं करूंगा। मैं वृद्धाश्रम को भी पसंद नहीं करता, हमारे लेते हुए उनको जीवन जीने की करता है। और उसी लिए एक प्रकल्प और करता है, आपका प्रश्न आ जाए अगला, उसके बाद में उस पर भी जाऊंगा मैं, जो प्रकल्प अगला है। तो कुल मिलाकर देहदान, अंगदान और नेत्रदान। अंगदान भी अभी मेरे एक मित्र ने किया, उनको बड़ौदा में था, चूंकि हम ब्लड बैंक में सब साथ में रहते हैं, तो पिपाड़ा परिवार है, अनिल पिपाड़ा जी हमारे मानव सेवा समिति के उपाध्यक्ष है। तो उनके भाई की डेथ हो गई, ब्रेन डेथ हो गई। तो वहीं से उन्होंने फोन किया, यार काका ने जी ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा कि करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अंगदान उन्होंने किया। तो केवल चूंकि परिवार में शादी थी, 2-3 दिन बाद शादी थी, तो चूंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में समय लग रहा था, तो हार्ट को छोड़कर बाकी सब अंग उन्होंने दान किए
और कई लोगों का जीवन बचाया, लीवर भी कर दिया, किडनी भी कर दी, वो सब चीजें उन्होंने दान कर दी, नेत्रदान भी कर दिया। सिर्फ एक हार्ट ट्रांसप्लांट में टाइम लग रहा था, क्योंकि वो उसको ट्रांसप्लांट करना या तो मद्रास जाएगा, बड़ी जगह जाएगा, उसमें समय बहुत लग रहा था, मतलब बॉडी को एक दिन और रुकना था, जबकि घर में परिवार में शादी थी, तो इधर डेड बॉडी घर में निकली और इधर शादी भी चल रही, बड़ा मार्मिक दृश्य। लेकिन मोटिवेशन इतना अच्छा था कि उन्होंने ये पुनीत कार्य किया और अंगदान में रतलाम का नाम रोशन किया। तो हमारा शरीर में बहुत सारी चीजें अपन जीते जी अपन नहीं दे सकते, लेकिन मरने के बाद भी दे सकते हैं। अब कई परिवारों में अधिकतर माता है किडनी दान करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और मैं इस बात में और आपको गंभीरता, सबसे ज्यादा रक्तदान लगता है महिलाओं को, ठीक है, सबसे ज्यादा रक्त क्यों लगता है, तो मुझे धर्मशाला जिले की बात याद आ जाती है कि ठंडा ठंडा, गरम गरम, नरम नरम, मतलब ठंडा सब महिलाएं खाती है और नरम नरम, गरम गरम, तरम तरम जो है वो अपने पतिदेव को या अपने भाई को या अपने पुरुष वर्ग को खिलाती है। तो इसके कारण क्या होता है, उनके अंदर जो खून जो बनना चाहिए, कम खाना तो भी मुश्किल है, ज्यादा खाएंगे तो भी अजीर्ण हो जाएगा, तो दोनों से खून बनने की दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ा खून न बनने का कारण टेंशन, तो घर का पूरा टेंशन महिलाएं लेती है, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक रक्त भी चढ़ता है महिलाओं को लगता है। और मैंने आज तक ऐसी महिला कभी नहीं देखी पूरे इस रक्तदान के 1980 से किसमें, जिसने अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के कोई भी सदस्य, सास ससुर है, कभी मना नहीं किया। पति कई बार छोड़ के चले गए, आदिवासी है कि मैं नहीं देता, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, ये भ्रांतियां भी है रक्तदान में। तो रक्तदान का टॉपिक और लूंगा तो मैं उस पर आपको आगे रक्तदान की डिटेल आपको बता दूंगा। अभी इसके अंदर किसी को कोई चीज हो तो मुझे पूछ सकते हैं। तो देहदान हो गया, अंगदान हो गया और नेत्रदान हो गया, तो ये तीनों चीजें करने में बहुत अच्छी चीज है और करना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को देहदान के माध्यम से सीखने के लिए मेडिकल कॉलेज अब हर जिले में बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रण लिया है, और सब जब दूर मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे तो निश्चित उनको डेड बॉडी की जरूरत लगेगी, देह की जरूरत लगेगी, उसी पे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसी पे तो सीख पाएंगे, उसी पे तो पहले डॉक्टर को सीख रहे हैं, सीधे आदमी के ऊपर तो करने से नहीं। इसलिए देहदान के लिए भी हम फॉर्म भरवा कर दे देते हैं। घर वाले जब हमको संपर्क करते हैं, उसमें घर वालों की सहमति लगती है, जरूरत है, फोटो लेते हैं, घर वालों की सहमति रहती है कि हाँ हम देहदान के लिए तैयार हैं। जैसे ही डेथ होती है वो हमको संपर्क करते हैं कि काका जी डेथ हो गई है, देना है, तो वो सब करा। अभी तो वाकया एक बहुत वो हो गया, कोरोना का कल था, उन्होंने फॉर्म भरा था, देहदान करनी थी, मेरे पास फोन आया, मैंने मेडिकल कॉलेज किया, पर तब तक कोई गाइडलाइन नहीं आई कि कोरोना काल में डेड बॉडी लेना कि नहीं लेना। बड़ा असमंजस रहा, हमारे को भी बहुत परेशानी, मन भी बहुत दुखा कि कोरोना काल के अंदर हम देहदान नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा, कैसे कोई कोरोना का पीड़ित होगा तो बाद में और वायरस फैल जाएंगे, जो भी वहां से नियम WHO और स्वास्थ्य संगठन के जो नियम आते वो नहीं आए थे, तो वो परिवार को बहुत बुरा लगा। देहदान का फॉर्म भरा था और हम नहीं कर पाए, मन को भी। लेकिन कोरोना के नियम का पालन सबको करना है, तो कोरोना का जब टॉपिक आएगा मैं आपको उस पर बता दूंगा। तो अभी देहदान और अंगदान और नेत्रदान के बारे में आपको दिया, और कोई किसी को इसमें प्रश्न हो तो, आपको कोई हो जिज्ञासा हो तो मैं देने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी जो आपका स्वागत कर रहे हैं, संजना सक्सेना जी है, मधुलिका निगम जी है, मुस्कान खरे जी है, सुनील जोशी जी है, और साथ ही देवांशी निगम जी हैं, सत्यनारायण नेहरा खाप प्रधान जी हैं, और रिमी सक्सेना जी है, पिंकी माथुर जी है। लगातार लोग आपको के साथ जुड़ रहे हैं, आपके कार्यों को सराह रहे हैं और आपकी बहुत ही मोटिवेशनल बातें वो सुन रहे हैं। जी, अब अगला प्रश्न सर मैं आपसे यही करूंगी कि जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना में जहां लोग दूर दूर से ही भाग रहे थे, वहां आपने लगातार हॉस्पिटल्स में भी सेवा दी है, रक्तदान हो उसमें भी सेवा दी है, साथ ही ये जो आप अंतिम संस्कार करते हैं लोगों के, तो वो भी आपने किया है। आपके मन में जरा सा भी भय नहीं था, या फिर मैं ये प्रश्न करूंगी कि आपकी परिवार वालों ने जरूर आपके लिए चिंता जताई होगी, तो उस क्षण आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया होगा कि नहीं मैं मेरा काम निरंतर जारी रखूंगा? बिल्कुल, कोरोना का यह काल बहुत ही भयंकर था, और ऐसे दृश्य देखे जिसका वर्णन करूंगा तो दर्शक भी डर जाएंगे, पर मैं डराने के लिए नहीं बैठा हूं, आज मैं मोटिवेशन के लिए बैठा हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि डर कर जीना क्या, वो जीना भी जीना क्या डर के।
तो उस बात को मन में, चूंकि बचपन से निकल चुका था, डर नाम की कोई चीज रखी नहीं, बाहर 12 साल रह लिए, तो डर तो सब कुछ दूर कर लिया। कोविड काल में जैसे ही शुरुआत हुई और जब देखा कि ये तो मानसिक रूप से लोगों को पागल होते हुए देखा, तो मेरा एक काम और भी था, आपको जानकारी में आगे उसमें एपिसोड में ले लेंगे, मानसिक रोगियों को ठीक करके उनके घर भेजने का। तो डॉक्टरों ने बातचीत में बताया यार काकानी जी, एक पेशेंट है, कोरोना से आया, माइंड डिस्टर्ब हो गया है, जरा थोड़ी मदद करो। तो डॉक्टर के कहने पे मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मेडिकल कॉलेज में जब देखा उससे रोज जाना शुरू हुआ, तो ऐसे मेरा मेडिकल कॉलेज में रोज जाना हुआ। तो अब तो बाद में ऐसी स्थिति हो गई थी कि जिस दिन मैं नहीं जाऊं तो पेशेंट बहुत नाराजी जाहिर करते थे कि आप कल क्यों नहीं आए, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। मतलब जब मेरी वो जो स्टोरी पूरी बनकर गई, तो 132 देशों में उस चीज को सराहा कि आप बिना पीपी किट के। मैं यहाँ का जिला टीकाकरण प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब जिला टीकाकरण प्रभारी बनाया, तो हमारी बात मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से सीधी होती है टीकाकरण के माध्यम से। तो टीकाकरण के बातचीत में मुख्यमंत्री जी को जब मालूम पड़ा कि काकानी जी जाते हैं और ऐसे ऐसे जाते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, जो मामा जी हमारे, उन्होंने बोला काकानी जी आपको समाज की, आपके समाज को हमको बहुत जरूरत है और आप ऐसे मत जाया करें। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बोला कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं जो कोविड वार्ड में जब भी जाऊंगा तो हमेशा प्रिकॉशन रखूंगा और उस प्रिकॉशन का ध्यान रखूंगा, पर मैं यदि पीपी किट पहन के गया तो मैं उनका डर कैसे भगाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। पर हाँ जी, आपको एक वचन देता हूं कि आईसीयू वार्ड के अंदर मैं जाऊंगा तो पीपी किट पहनूंगा। अब मजे की बात है, जब आईसीयू कार्ड में बाहर कांच से भी यूं करता, जैसे ही आवाज लगाता जय हो, तो सब पेशेंट उठ के बेड पे बैठ जाते थे। ये एक चमत्कार होता था। वार्ड में घुसते नहीं भारत माता की जय, तो वो पूरे सब उठ के बैठ जाते। सिस्टर बोलती ये तो पेशेंट बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था और ये क्या हुआ। मैंने कहा देखो, आप उठ के बैठ जाते थे, बातचीत करते थे, आवाज लगाते थे, बजरंग बली की जय, जयकारे लगवाना। और सबसे बड़ी चीज उसमें ये थी कि पूरी दूर में सब, कोई डॉक्टर को चिल्ला रहा है, कोई नर्स को चिल्ला रहा है, कोई स्वीपर का, तो वहां से जयकारे में हम शुरुआत करते थे। कैसे? सफाई करने वालों की जय हो, डॉक्टरों की जय हो, सिस्टर्स की जय हो, यहाँ के अस्पताल प्रबंधक की जय हो, पुलिस, मतलब जो शहर का प्रशासन है उनकी जय हो। ऐसे करके जयकारे लगते तो एक दूसरे के अंदर आत्मीयता बढ़ी। फिर हर बेड के पास जाकर जब परिवार वाले मिलने नहीं आ रहे, नीचे आ गए, बोले नहीं नहीं आप ही देख लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा तेरी माँ भी तो है, तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे छोटे बच्चे हैं। मतलब माँ से मिलने के लिए बेटा ऊपर तक नहीं जा रहा है, पति पत्नी से मिलने नहीं जा रहा है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। और वो उसके कारण अंदर ही अंदर पहले ही तो डर है, और सिटी स्कोर बता दिया कि 13 के ऊपर है, तो घबरा रहे कि और क्या कल जा रहा हूँ। और उस समय तो जो पीक पीरियड था 6 मई के आसपास, उस समय में तो चारों तरफ विकराल स्थिति थी। इधर बेड पे भी डेड बॉडी है, उधर बेड पे भी डेड बॉडी है, और उसके बीच में वो पेशेंट है, तो निश्चित अच्छे अच्छे घबरा जाएंगे। तो वो समय बहुत कठिन था। और उस समय में अंदर जाकर उनको मोटिवेशन करना मेरी जिंदगी का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्षण था। और उस पे मेरी पत्नी ने मुझे जो दी है प्रेरणा, क्योंकि 3 बार हम जाते थे, सुबह भी अस्पताल, सिविल अस्पताल में जाना, फिर अंतिम संस्कार, मतलब सबसे पहले सुबह उठते नहीं अंतिम संस्कार के लिए जाना, 8-8 10-10 डेड बॉडी एक साथ, तो उन सबका अंतिम संस्कार जमा के करना। क्योंकि एक जो आखिरी वाली है तो उसको फिर बाद में हम उस पे कपाल क्रिया करने नहीं जा सकते, उसके पास तक हम पंच लकड़ी के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी बॉडी है तो वहां तो जाने। तो वो सब प्रक्रिया पूरी ही पहले ही कंप्लीट करवा के लोगों से निवेदन करते थे, और लोगों ने हमारी बात मानी और सब क्रियाएं एक साथ कर सबने दूर से दर्शन करे। लोगों को समझाते थे कि ज्यादा लोग नहीं आए, बीमारी बहुत घातक है, पर अंतिम दर्शन, मतलब चेहरा देखने तक के लिए वो डरते थे कि नहीं काका नहीं जी आप ही कर दो, पंच लकड़ी भी आप ही दे दो, बाकी क्रियाएं भी आप कर दो। तो इतनी ये घातक बीमारी का जो फैलाव टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो हर कोई डर रहा था। ऐसे में पत्नी 3 टाइम कपड़े हो जाते थे, तीनों टाइम उसको गला के रखना, 2 दिन बाद धोना करना, वो सब चीज उनको करना, क्योंकि बाहर से किसी को अंदर आने नहीं देना। वो सब भी डरते, काका नहीं चीज के नाम से डरते थे। पर चूंकि मैंने इसीलिए उस समय में पूरे काल में मेरे बच्चे भी बाहर से नहीं आए यहाँ आने के लिए, तो वो भी मुझे रहा कि मैं दादा दादी नाना नानी होने के बाद उनको बच्चों को खिला नहीं पा रहा, ये तो दुख रहा। पर कुछ
दूसरों के लिए कुछ खोना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों को मोबाइल पे बात हो जाती थी, देख लेते कि दादा भी देख लिया, नाना से भी बात हो गई, पर वो पीड़ा में आपको उनकी आवाज सुनूंगा तो आपको लग जाएगा कि कितना दर्द उनमें भी, बच्चों में, कि वो मिलना चाहते। पर चूंकि कोरोना के अंदर जी मुझे ट्रांसप्लांट नहीं करना, तो मैं ना, इंदौर बच्चे हैं, वहां नहीं गया, पूरे टाइम यही रहा। और लगातार यह कोरोना से बच्चों को और अन्य लोगों को प्रेरणा देते हुए बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज, मास्क लगाना है। सुबह मेरा जो टीकाकरण का कार्यक्रम रहता था, टीकाकरण में लोगों से एक ही चीज बोलता था, आपने टीका लगा लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टीका लगाया है पर फिर भी सुरक्षित रहना है। घर से बाहर निकलो तो घर सही से बात। अंदर आने के बाद हाथों हाथ आपको साबुन से अच्छे से अंदर चारों तरफ धोना है, हाथ धोना है, आपको स्नान करना है, कपड़ों को गला के रखना है, इस सब बातों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। अंतिम संस्कार में आप जा रहे हो तो ज्यादा लोगों को मत लेके आओ। आप ये जो उठावने वगैरह ये सब चीजें अभी रोक दो, चलित उठाव ना करो। अन्य जी हर चीजों में शासन की जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में मैं सदस्य हूँ, और हमारे विधायक जी जो चैतन्य कश्यप जी है, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी मैं, जब बात होती है सीएम से, तो अनेक चीजों में हमने, रक्तदान में भी हमने बोला कि टीकाकरण के बाद रक्तदान की बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि टीका लगने के बाद 3-3 महीने तक डोनेशन नहीं हो रहा था। बाद में नियम परिवर्तन हुए, जी टीकाकरण के 14 दिन बाद हम ब्लड डोनेट कर सके। तो इस टीकाकरण कार्यकाल में हम 5 बार मैंने रक्तदान कर दिया। टीके में लगातार मेडिकल कॉलेज जाना, सिविल अस्पताल जाना, अंतिम संस्कार करना, और उसके बाद भी स्वस्थ रहना, इसमें परिवार के सभी लोगों का सहयोग मुझे मिला, लोगों की दुआएं मिली, तो कोरोना काल में यह पुनीत कार्य कर पाया मैं। और आज भी वो कार्य जारी है, क्योंकि अब जी रतलाम में कोरोना के नहीं है, लेकिन फिर भी टीकाकरण में जाके रोज जाकर, तो अब टीकाकरण में क्या हुआ, बाकी लोग तो कर लिए, अब वो लोग जो नहीं आ सकते, कौन कौन लोग, मानसिक रोगी जो मेरे थे अस्पताल में जो भर्ती है, जिनका कोई भी नहीं है, जी तो उन लोगों को जाके उनका पूरा टीकाकरण कर दिया। जिला जेल में हम कैदी के कार्यों से घृणा कर सकते, हम कैदी से घृणा नहीं करते। तो जिला जेल के अंदर सही जाकर बात। वहां कैदियों को लगाया, और कैदियों में भी अंदर बैरक में थे, तो वहां के जो जेलर साहब थे, बोले नहीं तो के लिया उसको। मैंने कहा नहीं सर, हम उसके बैरक में जाकर, चूंकि उसको पैरालिसिस है, हम उसको बैरक में उसी जगह जाएंगे, उसको कष्ट मत होने दो। तो बैरक में जाकर उसको टीका लगवाया। जी कोविड काल में कईयों ने अपने परिवारजन को खोया है, पतियों को खो दिया, तो वो पत्नी बाहर नहीं निकलती घर से। अब वो बाहर नहीं निकल सकती जी है तो टीका कैसे लगाएगी, तो उनको घर पर जाकर टीका लगवाया। एक और हमने जी मांग करी थी कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वो डर रही, लगा नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग स्वीकार करी, और मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए रखा, और वो भी हमारे यहाँ शुरू हो गया। तो ऐसे अनेक काम है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर, अब चूंकि उनकी जी एज इतनी हो गई है, 103 साल है, वो आ नहीं सकते, तो उनको भी सम्मान के साथ, जिनने देश की रक्षा के लिए काम किया है, तो सम्मान के साथ उनके घर गए, और हमने उनका आशीर्वाद भी लिया, और उनका टीकाकरण भी किया। तो ये टीकाकरण का कार्य भी लगा है, और लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर टीका लगाएं। टीका लगाना जी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति टीके के बिना इस देश में नहीं रहे, क्योंकि हमारा पड़ोसी यदि टीका नहीं लगाएगा, तो आपने तो लगवा लिए, लेकिन पड़ोसी से आपको कोरोना आ जाएगा, ये मान के चलना। इसलिए आपको बचना है तो पड़ोसी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भी टीकाकरण हो। तो इसलिए जो हमारी युवा टीम है, मोहल्ले में कौन रह गया टीकाकरण, उसकी मदद करवा दे, और एक दूसरे को सहयोग करे। हर व्यक्ति को टीकाकरण होना चाहिए। जय हिंद। अगला शब्द आपका। जी जी सर, आप लगातार हमारे दर्शकों को प्रेरित कर रहे हैं और लगातार दर्शक आपके काम को सराह रहे हैं। हमारे साथ लगातार लोग जुड़े हुए हैं, अमित कुमार जी हैं, अमित निगम जी हैं, बीबी राठौर जी हैं। इसी के साथ मैं आपसे अगला प्रश्न ये करूंगी सर, कि जैसे कि आपने बताया मनोरोगी व रक्तदान शिविर में आप लगातार जाते हैं, काम कोरोना में भी जारी है। इसी के साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आपने 300 से भी अधिक मनोरोगियों का उपचार करवाया है और बिछड़ों को अपने परिवार से मिलवाया है, चाहे वो लोग नेपाल से हो, इंडिया से हो, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की भी एक महिला को अपने घर पहुंचाया है। इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कैसे आप उनको सिचुएशन हैंडल करते हैं, कैसे उनके परिवारजनों से कांटेक्ट करते हैं, इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में और इंडिया के बाहर भी, मतलब देश विदेश से अगर कोई घर से बिछड़ जाता है तो कैसे आप ये सब सिचुएशन हैंडल करते हैं? शिमोन जी, इसकी भी एक कहानी शुरुआत है। दिल्ली से एक जी महिला लक्ष्मी नाम की थी, भटक के आ गई। चूंकि मैं पार्षद बना था, हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय उसी में आता था।
जी मैं वार्ड का भ्रमण कर रहा था तो बातचीत में आया कि एक महिला एक छोटे से बच्चे को लेके और जिला चिकित्सालय में, और उसकी आवाज सुनी मैंने, तो आवाज में बड़ा दर्द था, भजन गा रही थी जी और बड़ा दर्द बता रहा था कि वो जी उसकी जो दर्द भरी आवाज सुनकर मैं उसके पास चला जाता था, और रोज जाते जाते धीरे 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 तो पता ढूंढने का उसका शुरू किया। तो उससे बच्चा छोटा, तो वो बच्चे को मारती पीटती थी मेरे, तो बच्चे को हमने अलग रखा, उसको रखा, धीरे 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 रोज पूछते जी आपके घर के आसपास क्या है, क्योंकि भजन गा रही है मतलब घर के आसपास मंदिर होगा। फिर मंदिर, धीरे धीरे उससे ऐसे एक एक करके प्रश्न पूछते जाते हैं, रोज कुछ न कुछ। धीरे धीरे तो कोई जनता क्वार्टर्स निकला, जनता क्वार्टर्स से पूछा तो क्या जनता क्वार्टर्स क्या है, तो बोले ये जो बस्तियां बनती है उसमें। फिर कोई बातचीत निकली कि मैंने कहा घर से आते जाते हो तो बाजार जाते हो, कहीं जाते आते हो, बोले हाँ बस में जाते हैं। तो जी बस में जाते हैं तो मुझे ये लगा कि हाँ ये बड़ी सिटी में है, तो फिर बड़ी सिटी को जानकारी थी, जनता क्वार्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उसमें फिर धीरे धीरे निकला कि जनता क्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ऐसे करके धीरे धीरे में उसमें वो वहां तक और उसके भाई नानक तक हम लोग पहुंचे, और आखिर उसको उन्होंने तो समझ लिया था कि हमारी बहन गई और बच्चे भी गए हैं। जनता क्वार्टर्स ढूंढे, बस का, फिर बस का नंबर पूछा कौन सी बस नंबर, उस बस नंबर से रूट पकड़ा, क्योंकि जनता क्वार्टर्स दिल्ली में बहुत जगह है, तो बस रूट पकड़ा, कौन से नंबर की, तो बोले 55 नंबर की बस, तो 55 नंबर की बस में कौन से जनता क्वार्टर, ऐसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचे, घर वालों को बुलाया, और आखिर यह पुनित कार्य मतलब वहां के थाने को टच किया कि ये इस नाम की कोई महिला की गुमशुदगी, बोले हाँ भैया, तो मैंने कहा रतलाम के जिला चिकित्सालय में आप घर वालों को सूचना करो, फिर ऐसे और ऐसे ही प्रयास लगातार, जो 300 केस है उसमें हर में ऐसे ढूंढते हैं, और बहुत से केस अभी भी मेरे पास ऐसे हैं, 6 अभी और है मेरे पास, जिसमें 2 नहीं बोलते हैं, गूंगी है, एक ब्लाइंड है, और उनकी भाषाएं सब अलग अलग है, तो अलग अलग भाषाओं में होता है, और लगातार प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम लोग लगे रहते हैं, अभी भी लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक अखबार में दिया था, हमारे सभी पत्रकार भाइयों लोग हमारी बहुत मदद करते हैं मीडिया वाले, तो उन्होंने जी मीडिया में उसका पूरा छापा है कि मुस्लिम समाज की महिला है, जरीना नाम है, ऐसा ऐसा है, पिताजी फूल की दुकान लगाते हैं, तो निश्चित दरगाह के आसपास कहीं की होगी। ऐसे हम क्लू पकड़ते हैं, पर डे जाते कुछ ना कुछ क्लू निकालते हैं, उससे बातचीत है, और ये करने के लिए उनकी मनपसंद चीज खिलाना पड़ती है। तो कभी बोलते जलेबी खाना है, कभी रतलाम के समोसे कचौरी जो फेमस है वो मांग लेते हैं, फ्रूट मांगते हैं, तो जो मांगते हैं वो देते हैं, तो आत्मीयता जुड़ जाती है, और उसमें से वो मानसिक रोगी स्वस्थ होकर, ठीक होकर और घर तक जाते हैं। घर वाले भी पहचानने से मुल जाते हैं, क्योंकि इतने इतने लंबे बड़े बाल, हम तो कटिंग भी करवा देते, कपड़े भी, तो अच्छे से टिप टॉप रहने लग जाते हैं। और कुछ तो मानसिक रोगी इतने ज्यादा ठीक हो गए कि वो वापस घर से वापस आ गए, क्योंकि वहां रोज कौन कचौरी समोसे खिलाए इनको, तो घर वाले परेशान, वो वापस भाग के आ गए, हमको यही रहना है, आप तो हमको यहाँ काम दिला दो, हम यही रहना चाहते रतलाम में। तो ये तो मानसिक रोगियों का है। ये मानसिक रोगी होते काय के लिए मालूम है? इनको घर में अपनत्व नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, इसलिए मानसिक रोगी सही होते हैं। बात और आज की तारीख में आपको मैं बोल दूं, हर 8-10 घर के बीच में कोई ना कोई मानसिक रोगी मिल जाएगा, जी पीड़ित है, कोई परेशानी के कारण, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, घर में कोई बातचीत करने वाला नहीं है उससे, परिवार सिकुड़ गए, संयुक्त परिवार खत्म हो गए। पहले दादा दादी नाना नानी, धीरे से चेहरा मुरझाया हुआ तो झट पूछ लेते थे, क्या बात है आज चेहरा कमजोर क्यों दिख रहा है, मुरझाया क्यों हुआ, देर जी से क्यों उठा, तो उसमें पकड़ में आ जाता था कि इसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। अब प्रॉब्लम लंबी हो जाती है, जी इसके कारण ये दिक्कत आती है, और इसके कारण कई बार मानसिक रोगी बोले और वो गलत कदम उठा लेते हैं, वह जी आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत दुखद है। आत्महत्या करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या करने से आप जो ऊपर का लोक और बीच का लोक है, अपना पृथ्वी लोक और स्वर्ग है, उसके बीच में भी एक है, वो भटकते हैं, जब तक ऊपर का गेट नहीं खुलेगा तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये घूमते रहेंगे, अलग योनि में घूमते रहेंगे, और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको फिर बोलता हूं, घबरा कर किसी भी कारण से यह कदम नहीं उठाना। इस बार तो सब पास हो गए, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, हमने ये नहीं सुना कि किसी ने सुसाइड किया यंग जनरेशन से, ये बहुत अच्छी बात है सबको पास करने से। तो मैं ये कह रहा हूँ, शासन को धन्यवाद, कोरोना को धन्यवाद, कम से कम कुछ लोगों की तो अंतिम वो नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, पर कोशिश करना चाहिए समस्याओं को निदान करने के लिए, और आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं है, मेहनत करना चाहिए। और इसके लिए हमने सिविल अस्पताल में एक मन कक्ष बनाया, और मन कक्ष के जी माध्यम से लोगों की समस्या दूर के, आपस में झगड़े हुए, पति पत्नी में हो गए, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है उससे, तो ऐसी समस्याओं से जो आत्महत्या करने का मन बनाते थे, उनको भी हमने रोका है, और यह भी एक हमारा प्रयास अच्छा रहा, समाज में कई लोगों की जान बची है इसमें।
तो कुल मिलाकर मानसिक रोगी होने का कारण यह है कि घर में प्यार अपनत्व की कमी आ रही है। प्यार बांटते चलो गाना है ना, तो उसको प्यार बांटते चलो, लोगों को अपना बनाते चलो, या दीप से दीप जलाते चलो, ज्योत से ज्योत चलाते चलो। ऐसे अनेक गीतों के माध्यम से, हमारे संगीत के माध्यम से, पिक्चरों में बताते हैं। तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये एक सत्यता है। मनोरोगी को रोकने के जी लिए प्रेम अपनत्व देना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में भी यही चीज थी। और मुझे उस कोरोना काल का एक और चीज याद आई, जब डॉक्टर्स वगैरह डेथ होना शुरू हुई, तो सबसे पहले मेरा बेटा, मैंने बताया ना, अलस्टॉम कंपनी में है, तो उसके पूरे विदेश में संपर्क है, सब दूर, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, अन्य जो देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सब दूर से था। तो उसने वहां के जो स्पेशल गॉगल है, 3M की पीपी किट, जो यहाँ मिलते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं थी पीपी किट क्या होता है, पर 3M अमेरिका के पीपी किट, स्पेशल गॉगल, स्पेशल N100 मास्क, N95 मास्क, ये सब चीजें हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को भी दी और जिला चिकित्सालय डॉक्टर को, ताकि वो निर्भीक होकर उनका इलाज कर सके। नहीं तो हाथ लगाने से डर रहे। सही तो बात। ये सब चीजें उस समय उनको अवेलेबल करवाई। बात में समझना है, काकानी जी आपके फाउंडेशन के माध्यम से, तो उनके माध्यम से अनेक पुलिस विभाग को, सभी पत्रकारों को, सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सेस को, सभी को हमने मास्क अवेलेबल करवाए, N95 वाले। तो ये एक प्रकल्प, जब लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। आज के जी इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेक प्रकल्प में अनेक लोग आपको फोन करेंगे कि हमको भी इससे जुड़ना है। आप तैयार लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, हम सब मिलकर इसको आगे और करेंगे। जी बिल्कुल सर। अगला अगला प्रश्न प्रश्न में, आपका। जी अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ आपके बारे में कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी स्वयंसेवक है व अन्य संगठनों के कार्य में भी सदैव तत्पर रहते हैं। साथ ही गैरेज एसोसिएशन में 35 वर्ष से अधिक से आप अध्यक्ष हैं, और काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि आपका खुद का एक बहुत बड़ा वेलफेयर फाउंडेशन है जिसमें आप ये सब कार्य करते हैं, उसके आप सचिव हैं। साथ ही प्रकट संघवाद एवं पूर्व में घोष प्रमुख का दायित्व आप निभा रहे हैं। आपातकाल में भी अपने सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रथम वर्ष शिक्षित व अन्य संघ शिविरों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतने पद होने के बावजूद भी आपको महापौर पद का लगातार बहुत बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके साथ महापौर पद, और बिल्कुल सर आप वेल डिजर्विंग भी है रतलाम से, क्योंकि आप इतनी समाज सेवा करते हैं, वो भी निश्चल भाव से। तो इस राजनीतिक विचार क्या है आपका महापौर पद पे? देखिए, राजनीति में जो मिल गया, मैं उससे खुश हूं। सबसे पहले तो मुझे जो संस्कार मिले, पिताजी संघ के, मैंने आपको बताया कि संघ के बड़े पद पे रहे हुए हैं, और उन्हीं के कारण बचपन से मैं संघ की शाखा में जाता था, और खेल खेल में देश प्रेम की भावना, समाज सेवा की भावना, ये सब मुझे संघ ने सिखाया। और संघ के कारण अनेक कार्यों में हम लोग संघ की टीम के साथ मिल रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज में भी हमने सेवा भारती के साथ काम किया, तो संघ की टीम हमारे साथ पूरी सब दूर काम करती है, और हम टीम भावना में काम करते हैं। तो ये सब चीजें टीम भावना में। अब एक बार पार्षद बनना मुश्किल है। जनता ने मुझे 3 बार पार्षद बनाया, लगभग एक ही क्षेत्र से बनाया, बिना झंडा डंडा बैनर पोस्टर माइक रैली कार्यालय कार्यकर्ता के चुनाव जनता ने जिताया। तो इतना प्रेम मिलता है, तो उसमें महापौर पद कोई मायने नहीं रखता। आज भी पूरे रतलाम जिले में दूर दूर तक जहां भी जाओ, लोग जो अपनत्व देते हैं। कल मैं खाचरोद गया था, तो वहां जब कोरोना काल में तो महिला थी, तो वो मुझे मिल गए, वो इतनी खुश हुई कि बस आपका नंबर डिलीट हो गया था, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके मोटिवेशन के कारण आज मैं जिंदा हूँ। घर परिवार वालों लोगों ने आओ भगत करी। तो ऐसे अनेक प्रसंग पर दिन में जब अपन ऐसे सेवा कार्य करते हैं, तो जितना सम्मान राजनीति में नहीं मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा सम्मान सेवा कार्यों में मिलता है। अब राजनीति का मैंने बताया, तो गैरेज एसोसिएशन, तो पिताजी ने मुझे इंजीनियर बन के नौकरी करने का मना किया। उन्होंने कहा, गोविंद ऐसा काम करो जिसमें तुम लोगों को व्यवसाय दे सको। और इसी कारण, चूंकि मैं रतलाम में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं गाड़ी सुधारने का काम करता, तो लोग मुझे बहुत टोकते थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का लड़का ये गाड़ी सुधार रहा है, मन को बुरा लगता था। इसीलिए मैंने रतलाम छोड़कर पूना गया। पूना जाके मैंने पूरा ट्रेनिंग किया, बजाज ऑटो से लेकर सब दूर ट्रेनिंग किया, रेसिंग बाइक्स बनाया। और ये सब करने के बाद जब रतलाम आके मैंने वर्कशॉप खोला, तो जो लोग मुझे बोलते थे
कि क्या कर रहा है, वही लोग मेरे यहाँ लाइन लगा के गाड़ी ठीक करवाने आते थे। तो ये तो एक फर्क है कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के आएंगे ना, लोग बराबर आपको बोलेंगे। आज इंडिया ने हॉकी में मैच जीता तो हमारी महिलाओं की और पुरुषों की तारीफ करने लगे, और नहीं तो कहते गाँव की भाई बच्ची ये छोटी छोटी जो टीवी में दिखाया है, तो ये बराबर है। जब शुरुआत होती है तो लोग टोकते हैं, लेकिन आपने कुछ करने की ठान ली तो आगे आप एक दिशा बनेंगे। कोई पदचिन्ह बनाता है, कोई वो बनाता है, तो आप पदचिन्ह नहीं बने, आप पदचिन्ह पे चलो नहीं, आप ऐसा काम करो कि लोग आपके पदचिन्ह पे चले। तो वो काम करने के लिए मेरे को फिर पुणे भेजा, वहां से सीख के आके यहाँ वर्कशॉप खोला। वर्कशॉप खोला तो मैंने कहा मैं इंजीनियर, और जब कार्यशाला होती थी तो बाकी जब वो आते थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ में नहीं आता था। तो मन में ठाना कि इन सबको यूनाइटेड करूं मैं। उन सब गैरेज वालों को छोड़ा था, 200 गैरेज वाले रतलाम वाले, उनकी एसोसिएशन बनाई। मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है ऐसी एसोसिएशन जो हमारी होती है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा वंदन भी करती है, रैली भी निकालती है, कार्यशालाएं भी करती है, और उनको टेक्निकल नॉलेज देना। चूंकि मैं इंजीनियर है तो उसको टेक्निकल भाषा में समझाना कि ये चीज ऐसा करने से ये गलत होगा, ये नहीं करना, ये करना, नुकसान नहीं होने के लिए क्या करना, कस्टमर को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और ज्यादा नुकसान नहीं हो, उनको ज्यादा गाड़ी में एवरेज कैसे मिले। गाड़ी में एवरेज अच्छा मिलेगा तो देश का नुकसान नहीं होगा, पेट्रोल ज्यादा नहीं खाएगी तो गाड़ी का कस्टमर भी खुश, देश का नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने चालू किए, और ये रतलाम जिले में सभी मैकेनिक्स भाई हमसे जुड़ गए। तो पूरे भारत में भी इस तरह की नहीं बनी। तो हमारी जो टू व्हीलर गैरेज एसोसिएशन की तारीफ पूरे देश में हुई, और उसके कारण जो कार्यशाला हुई, जो कार्यशाला करने वाली मोटुल ऑयल कंपनी थी, उसको जिसने करा था उसको प्राइज मिला वहां पे 10,000 का। बोले काका जी आपके कारण मेरे को प्राइज मिला, और मेरा लीफलेट और वो जो पत्रिका छपती है उसमें मेरा नाम भी गया। तो ऐसे पूरी आप अच्छे काम करते जाओ। आपने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा अंदर केंद्रित मत करो, शिक्षा को ट्रांसप्लांट करो, दूसरों को दो, यही चीज है। तो ये देंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको उन परिवार को। अब मेरे गैरेज से न जाने कितने लोग सीख के गए, और उन्होंने अपना वर्कशॉप डाला पूरे देश भर में, अनेक जगह। मेरा साउथ में भी कोयम्बटूर जाएंगे तो बेटा वहां सीख के, मतलब जो गैरेज का था वो सीख के गया। मद्रास में गैरेज है वो सीख के गया, ST1 करके लड़का है। ऐसे पूरे, कोई झांसी में गया, कोई उज्जैन में खोला है, किसी ने इंदौर में खोला, तो मंदसौर में खोला। ऐसे आसपास दूर दूर तक लोगों ने गैरेज खोले जो सीख के गए। तो उनके परिवार वाले भी दुआएं देते हैं। तो अपन ने इंजीनियरिंग करा, आगे कर दिया। तो पिताजी ने जो किया था कि अब मोदी जी की बात पे आ जाओ, कौन सी वाली, कौन सी, स्किल इंडिया। तो वो स्किल इंडिया मेरे पिताजी ने उस समय में सिखा दी थी कि तुमको स्किल्ड कर दिया है मैंने, स्किल्ड इंजीनियर बनाया, तुम स्किल्ड इंजीनियरिंग की ये इन बच्चों को। मैंने क्लासेस भी चालू करी थी, आपको बताऊं, मैंने दो क्लासेस भी लिया। उसमें मैं सुबह उनको क्लासेस में पढ़ाता था, और शाम को दिन भर उनको वर्कशॉप में बुला के बैच वाइज उनको ट्रेनिंग देता था कि इंजन कैसे खोलना, कार्बोरेटर को कैसे करना, ये सब ट्रेनिंग उनको दिया। ये भी एक मेरा मिशन था। पर बीच में पार्षद का चुनाव जीत गया तो लाइन थोड़ी सी बदल गई, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रह गया, और एक राजनीति का क्षेत्र चल गया। अब राजनीति का क्षेत्र छूटा है, थोड़ा सा कम हुआ है, और सेवा का क्षेत्र और बढ़ गया है। तो लोगों की आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहती है। हाँ शिमोन जी, अगला। जी जी सर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि समाज सेवा के अलावा धार्मिक स्तर की समाज सेवा भी करते हैं। जैसे 1989 में कार्य सेवा में वाहिनी प्रमुख रहे हैं आप। रामशिला पूजन व अयोध्या राम मंदिर हेतु 80 सदस्यों के साथ अयोध्या गए थे। उसी के साथ राम सेतु हेतु 7 दिवसीय पैदल यात्रा प्रभारी, शबरी कुंभ में संगठन व्यवस्था से प्राप्त दायित्व में सक्रिय भूमिका की। सामाजिक समरसता विकसित करने के लिए प्रति वर्ष हनुमान जयंती पर समस्त हिंदू समाज की विशाल शोभा यात्रा का आयोजक प्रमुख भी आप ही हैं। मतलब इतने कार्य एक साथ। साथ ही मैं आपको सर बताना चाहूंगी कि सागर से भी मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी भी आपको ग्रीन सैल्यूट के साथ वेलकम कर रहे हैं। तिवारी जी को मेरा भी प्रणाम। जी सर, जैसे आप धार्मिक धर्म कार्य में जुड़े रहते हैं, और आपने बताया कि जैसे जब आप शवों के अंतिम संस्कार करवाते हैं तो हरिद्वार जाके भी उनकी अस्थियों को बहाते हैं, सब विधि विधान से आप अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो धार्मिक धर्म कार्य भी और समाज सेवा भी एक साथ चलती है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं बचपन में बहुत छोटा था, उमा जी
उमा भारती जी, जिनको सब जानते हैं, प्रखर जी विद्वान, और राजनीति में भी जिन्होंने बहुत झंडे गाड़े। वो बचपन में उनके साथ थोड़ा जी खेला, रतलाम में वो आती पिताजी के साथ। पिताजी प्रांतीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद के थे। 1968 के सिंहस्थ के बाद सभी संतों को एक मंच पर लाना, उसमें जैन संत वगैरह सब, हमारे संत एक साथ मंच पर नहीं आते थे, तो पिताजी को यह दायित्व जी दिया था। तो सभी संतों से जुड़ने का, परिवार में सब संत आते थे, सत्यमितानंद जी, अवधेशानंद जी, उत्तम स्वामी जी, ऐसे अनेक संत है, अखिलेश्वरानंद जी, गंगागिरी जी है, ऐसे अनेक संत है, नर्मदानंद जी हमारे रतलाम के, जिनने अभी देश भर में यात्रा करी है सभी ज्योतिर्लिंग की। ऐसे सभी संतों का सानिध्य मिला। अब संतों के सानिध्य में रहेंगे तो जरूर आपको संत के काम करने के मौका मिलेगा। तो उमा जी के साथ बचपन में बाल सका, तो उनके साथ राजनीति में भी मेरा बहुत समय संपर्क रहा, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। तो धार्मिक काम आप सतत, क्योंकि परिवार में रहते ही हैं, सभी काम होते ही हैं, और उसी अनुसार जी उनका सानिध्य मिलता, उनका आशीर्वाद मिलता। जब मैं जाता, अभी मैंने आपको बताया 15 अगस्त के बाद, चूंकि भारत माता मंदिर का इनकम टैक्स का ऑडिट हमारा काकानी परिवार करता है, तो वो वहां जाकर 7 दिन जी रुकते हैं, वहीं आश्रम में रहते हैं और सब कुछ वहां का हिसाब किताब देखते हैं। अभी 15 अगस्त के बाद जी जाने हैं, और 20 अगस्त के आसपास वो वापस आना है। तो मैं भी जितनी अस्थियां हैं जो कोरोना काल में असमय गए हैं, वो सब लेकर जाने वाला हूँ। और उनका वहां पर कार्यक्रम, गुरुदेव हमारे अवधेशानंद जी है, परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अवधेशानंद जी है, और उनके माध्यम से गंगा में वो सब करना है। तो जब आप ये काम करेंगे, उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, तो उनका लगातार अन्य होता है, गोविंद ये भी करना चाहिए। एक समय आया था कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सब दूर बोल जाता है कि अस्थियां को नहीं डालना है, नदियों में नहीं डालना चाहिए। तो मेरे मन में विचार है कि गुरुदेव ये जी क्या है, वहां तो मना कर दिया कि नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि गोविंद जी, गुरुदेव ने, स्वामी अवधेशानंद जी परम पूज्य ने बताया कि गोविंद, अग्नि से पवित्र हो जाता है, वो अस्थियां नहीं रहती, वो फूल बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और उसको गंगा में प्रवाहित करने से पानी भी शुद्ध होता है, फास्फोरस जाता है, शुद्धता आती है। इसलिए चिंता मत करो, प्रतीक स्वरूप तुम लाते रहना, इस नियम को तोड़ना मत। और उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि गोविंद, ये हम संतों के भाग्य में भी नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव क्या बात करें? बोले जो 16 संस्कार में, ये संस्कार हमारे भाग्य में नहीं है। अंतिम संस्कार हम किसी का कर, हमारे माता पिता का भी हम नहीं कर सकते। तो तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम अपरिचित का, जिनका कोई भी नहीं है, जी उनका तुम करते हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो उनका आशीर्वाद से मुझे ये प्रेरणा लगातार मिलती है, और ये कार्य होता है। अब हनुमान जयंती में ऐसे ही चला। अब हमारे यहाँ समाज बढ़ता रहता है, बांटने वाले भी बहुत लोग हैं। बात बात में जात पात में बांट देता है, ये जात अलग, वो बात जात अलग है, वो सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। तो मन में आया कि समाज को एकत्रित करने का ऐसा कोई कार्यक्रम करें। तो टीम बनाई, सनातन धर्म महासभा बनाई, और उसके माध्यम से रतलाम शहर में हनुमान जयंती के, अब हनुमान जी सब लोग पूछते हैं, जैन समाज भी पूछता है, बौद्ध समाज भी पूछता है, सब लोग पूछते हैं। तो शक्ति तो हर किसी को चाहिए, तो बिल्कुल। तो फिर हनुमान जयंती में सभी समाज को लेकर एक बड़ी यात्रा निकालने का शुरुआत किया, लगातार निकली। अब ये 2 साल से कोरोना काल है, चूंकि यात्राओं पर प्रतिबंध है, शासन के नियम का पालन करना है, इसलिए ये यात्राएं अभी नहीं हो पाई है। लेकिन भविष्य में जैसे ही समय मिलेगा वापस चालू करेंगे, क्योंकि सबको एक करना, सबको अंदर सेवा भाव बचाना, और सेवा भाव जमाने के लिए सबसे बड़ा कोई तत्व है तो वो धर्म है, साधु संत है। साधु संत ने कह दिया कि ऐसा करना, तो लोग करते हैं। जैसे योग के बारे में, अब रामदेव जी कहा आता है, योग तो सालों से चले आ रहे, हम कर ही रहे, पर रामदेव जी ने योग को और स्वास्थ्य से जोड़ दिया, योग और स्वास्थ्य का मिलन किया। अब पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में योग के बारे में चल रहा है, रामदेव जी का नाम हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज हिल गई है सब। आपको इस डिबेट के माध्यम से एक और चीज कह दूं कि विश्व की अनेक कंपनियों की दुकानें बंद हो रही है। कारण हमारा जो शास्त्र है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, आयुर्वेद का जो शास्त्र है बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हमारे काढ़े ने, मैं आज जो स्वस्थ रहा कोरोना काल में किया, हमारे कुड़की, चिरायता, गिलोय का जो काढ़ा बनता है, उसके कारण हम स्वस्थ रहे। कोई गोली नहीं लिया, कोई दवाई नहीं लिया। जी तो हमारा शास्त्र बहुत उन्नत है, हमारी योग विद्या बहुत आगे है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जी विदेशों के बल पे नहीं रहना चाहिए। तो वो उनको बेचने के लिए सब करेंगे, महंगी महंगी दवाइयां देते हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन बेचते हैं। अभी मैंने एक बच्चे का कोई आया था, करोड़ों रुपए का इंजेक्शन है। ऐसा क्या है उसमें, इतने करोड़ रुपए लूट के ले जाते हैं हमारे देश का। तो हमारे शास्त्रों पे, हमारे आयुर्वेद पे हमको गर्व करना चाहिए। जी और हमारी कई बात तो भोजन द्वारा चिकित्सा है, यदि इसका अध्ययन अपन करेंगे तो अनेक बीमारियों का हमारे भोजन से भी ठीक कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ,
ये पशु पक्षी बीमार होते तो किस डॉक्टर के पास देने जाते दवाइयां? पेड़ पौधे उनको भी ज्ञान है कि किस पौधे में रगड़ने से करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसको वो कर लेते हैं और वो ठीक हो जाती है। गाय अपनी लार से अपनी जो घाव है वो ठीक कर लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें संस्कृति की यदि हम सीखेंगे और हमारी वाली आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। इसलिए धर्म में बहुत कुछ है। धर्म में चारों शास्त्र, अब मैं कई भी दर्शकों को पूछूंगा आपने शास्त्र देखे, तो वो बोलेंगे देखे ही नहीं है। वेद देखे क्या? नहीं देखे। तो ये चीज भी हमारे यहाँ अब पाठ्यक्रम में आना चाहिए। इतने साल पाठ्यक्रम में नहीं थी, पर पाठ्यक्रम में यदि ये चीज आएगी, आयुर्वेद पढ़ा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? जिसे व्याकरण पढ़ाते हैं वैसे आयुर्वेद के बारे में भी, भोजन द्वारा चिकित्सा वगैरह, ये सब चीज बेसिक नॉलेज यदि अपन बचपन में दे देंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा बाहर की विदेशी कंपनियां होने नहीं देगी, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। पर अब धीरे धीरे अपनी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ रही है। आने वाला समय निश्चित भारत वैभवशाली बनेगा, गौरवशाली बनेगा, और अब विश्व में हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। आज प्रण लेते हैं हम यहाँ सब मिलकर। अगला प्रश्न। तो सभी गुरुदेव को प्रणाम, जिनके कारण आज इतनी अच्छी डिबेट में मैं बातचीत कर पा रहा हूँ और लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई संत अपने आराध्य देव होना चाहिए, अपना गुरु होना चाहिए। एक दोहा याद है ना, सबको याद होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये गोविंद नहीं, वो वाला गोविंद कह रहा हूं। हाँ, जय हो। अगला प्रश्न शिमोन जी आपसे, आप बताएं। जय जी, बिल्कुल बोलना चाह रहा था कि मैं जब पूना गया था ना, आपने एक घोष की बात बताई कि जो हमारे पर्यावरण का भी चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। जी जी, पर्यावरण के लिए हमारा, जब मैं पार्षद था तब से लगातार जुड़ा हूं। पंचज जो उमा जी का जो था ना, पंचज, जल जमीन जंगल जन जानवर, पांचों ज, तो इन सब के अंदर मैं वर्षों से काम कर रहा हूं। अनेक जगह पेड़ भी लगाना है। रतलाम में खूब सारी बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों को साफ करना, तालाब को साफ करना, सब दूर श्रमदान करके इन सब जल स्रोतों को ठीक करने के लिए। फिर जब मैं पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था तो हार्वेस्टिंग का, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को मोटिवेट किया, वो लगाया। अभी मेडिकल कॉलेज में गया था तो कोरोना में हमने देखा तो जो वहां के डॉक्टर सिस्टर वगैरह, तो उनके माध्यम से हमने वहां पेड़ जो कौन से पेड़, उटपटांग नहीं, फल वाले फल है और जो औषधि के है, तो उसमें बड़, पीपल, नीम, आंवला, बिलपत्र, ऐसे सब औषधि वाले, तो वो सब हमने वहां लगवाए। और 80 से 100 के बीच में, 100 के आसपास हम जो पौधे ले गए थे, वहां वृक्षारोपण किनसे करवाया? जिन डॉक्टरों ने कोरोना में सेवा करी, जिन सिस्टर ने की, वहां के विद्यार्थी थे, वहां के हमारे सफाई कर्मचारी थे, और साथ में जो दिवंगत हुए, जो उस कोरोना काल में चली गई, जो पुण्य आत्माएं चली गई, उनके निमित्त में भी हमने वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम वहां पर, और कल्प वृक्ष से हमने उसको शुरुआत विधि विधान से, जो भी करते हैं हम विधि विधान से करते हैं, तो बकायदा पूजन से, पंडित से पूजन करके, पूजा अर्चना के साथ उस चीज को पूरा किया। तो ये जो पर्यावरण है, बिना पर्यावरण के हम नहीं रह सकते। मुझे याद है एक पर्यावरण के टॉपिक पे जब मुझे बुलाया था बात, तो मैंने बताया था कि आने वाला समय ऐसा आएगा, ये बात करीब 15-20 साल हो गए मेरे को, जब उस समय में इस पर्यावरण के टॉपिक पे हमारी चर्चा थी और मुझे स्पीच देने बुलाया था, तो मैंने बोला था आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, यदि हम ऐसे ही पेड़ काटते रहेंगे तो पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, यूं मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। मुझे 20 साल पहले की वो घटना जो मैंने बोला था वो आज याद आ रही है, और वो घटना अभी इस कोरोना काल के अंदर घटित हो गई जी। लोगों ने ऑक्सीजन के लिए घूमना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की इतनी मारामारी रही कि हम कह नहीं सकते। आवाज आ रही है मेरी बराबर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा हुई, कारण क्या? पर्यावरण, लोगों ने पेड़ काटे, ऑक्सीजन की कमी हुई, चारों तरफ वातावरण नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टियां खड़ी कर दी, सब दूर होगा, पानी जमीन में जा नहीं रहा है, पानी जमीन में जा ही नहीं गया तो पेड़ के अंदर जो उगने की शक्ति है नहीं मिलेगी, तो उग नहीं पाएंगे, तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। अब आप अभी देखो, जितने पेड़ जो पहाड़ धस रहे हैं, कारण क्या है? पहाड़ को आपने काट दिया तो वो धसेंगे ही सही ना। प्रकृति को प्रकृति जैसा यदि रहने देंगे तो ठीक है। अब अपने देश में गायों का, गौ प्रधान, कृषि प्रधान देश था, गायों का तेजी से खत्म हो गया।
अब अपने यहाँ शहर में भी क्या होता है, गाय दिखी तो लोग पीछे पड़ते हैं कि गाय को पकड़ो, नगर निगम पकड़ के ले जाके उसको छोड़ दो। अब गाय पालना भी गुनाह है एक तरह से तो, पर अब पालने के लिए जगह नहीं है, चरनोई की जगह खत्म हो गई, गाय के लिए जो जगह रही थी लोगों ने, जमीन वालों ने बेच खाई। तो गाय नहीं रहेगी तो मेरे को बताओ ना कैसे क्या है, दूध कहां से आएगा? फिर वो यूरिया का दूध मिलेगा, और यूरिया का दूध क्या करेगा, एसिडिटी करेगा, पूरे लीवर किडनी सबको खत्म कर देगा। और दूध वाले के पास यदि गाय नहीं होगी तो वो दूध आपने मांगा 2 लीटर चाहिए, कल चाल श्राद्ध पक्ष है, कहां से लाएगा? वो यूरिया घोल के ही तो देगा ना, और आप पियोगे उसको चरणामृत समझ के गाय को। तो गाय को कटने से रोकना है। एक मैंने बताया ना, गाय गरीब और नारी की रक्षा करना है, मेरे पहले शब्द था, तो मैं गाय के लिए ऊपर ही आया कि गाय को बचाना बहुत जरूरी है। गाय से देश का कृषि प्रधान देश है, हमारी वापस है, उसके अनेक अनेक फायदे हैं। और अभी लकड़ी की कमी हो गई थी हमारे यहाँ शमशान में, इतनी सारी डेड बॉडी, लकड़ी कहां से लाए? यदि गाय होती तो कंडों से भी हमने अंतिम संस्कार करा। तो गाय का कितना महत्व है, ये चीज इस कोरोना काल में भी लोगों ने देखा है। गरीब तो नारे तो बहुत सालों से लगते आए, है ना, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, सरकारें कितनी आए गई, हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन अब तेजी से मूलभूत सुविधाएं भी हमको मिलना शुरू हो रही है। आने वाले 8-10 साल में, फिर भी कह रहा हूं क्योंकि समय लगता है कोई भी चीज को परिवर्तन करने में, गुना में समय, 8-10 साल के अंदर भारत स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में जो परिवर्तन आ रहे हैं और आने वाले हैं, उसके कारण हम निश्चित उन्नत देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। पर उन्नत के साथ मैंने जो बोला ना, गाय, गरीब और नारी, जी, जब तक नारी का सम्मान नहीं करेंगे, उन्नत देश कोई मतलब नहीं। उन्नत देश में क्या हालत है नारियों की, सबको मालूम है। तो वो परिभाषा हमारे देश में आने लग गई, हमारे यहाँ भी वही होने लगा है। तो इसलिए जो जो संस्कारित परिवार, जो संयुक्त परिवार है, उस पर वापस आना होगा। संयुक्त परिवार में बहुत कुछ सारे फायदे हैं, लेकिन परिवार टूटते जा रहे हैं, और परिवार टूटने से अनेक समस्या आ रही है। मैं फिर कहूंगा, मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला परिवार से हूँ, और सबको समझ लेके, सबका विकास, सबका साथ, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सब सेवा भावनाओं के जितने भी प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे ये है धर्म का चल रहा हो, वृक्षारोपण का चल रहा हो, जल बचाओ का चल रहा हो, जानवरों को बचाने के लिए हम लगातार, हमारी टीम है, फोन करते हैं, जानवर को बचाते हैं। ऐसे अनेक काम जितने हैं, सबका सेवा भाव से काम करेंगे। और सेवा भाव धर्म में सिखाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये नारे तक सीमित नहीं है, इसको अमली जामा पिलाना है, हमको सब मिलकर कार्य करना है। आज के इस कार्यक्रम में इतना समय लिया, सभी ने सुना, मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ बाकी रह गया होगा। सुमन जी, और कुछ बाकी रह गया है क्या? ये देशभक्ति की भावना सिर्फ एक दिन नहीं रखे, पूरे 12 महीने 24 घंटे देशभक्ति की भावना दिल में समा के रखे, और उस लक्ष्य को लेकर हम परम वैभव पे भारतवर्ष को ले जाएंगे। इसी कार्य के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहुत ही कीमती समय हमें दिया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। बारिश का मौसम था, नेटवर्क इशू था, इसके अलावा कई बार हमारी आवाज भी कटी, उसके बावजूद आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यही अंत करती हूँ। इस वार्ता में हम जरूर वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत ही अच्छा मैसेज लोगों को दिया आपने, और आगे भी देंगे। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।